नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 जून 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज़ आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, क्या यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है? अगर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये सब इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे जेंडर टेक्नोलॉजी गैप से संबंधित, और तीसरे नंबर पे इशू डिस्कस करेंगे कश्मीर आउटरीच से संबंधित। आज जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की मीटिंग है प्रधानमंत्री मोदी से, उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फेडरलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, जब कोई कैंडिडेट नया यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करता है ना, या फिर इवन वो लोग जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं, तो उनको कई बार एक डाउट होता है यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। आपको तो पता है दोनों सेम ही हैं, लेकिन उनको ये डाउट होता है। बट देखो, आपको कई बार ये डाउट होता है कि सही वर्ड क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया जाए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया जाए, कौन सा ज़्यादा सही है? ज़्यादा सही है राइटर के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट वर्ड का इस्तेमाल करना। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया क्यों जाता है, ये सब हम जानेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है, तमिलनाडु में नई सरकार चुन के आई है डीएमके पार्टी की। तो डीएमके गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु ने एक फैसला लिया है कि आगे से तमिलनाडु सरकार में जो भी ऑफिशियल स्टेट कम्युनिकेशन होगा ना, उसमें यूनियन गवर्नमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट को तमिल में कहते हैं ओंद्रिया अरासू, और सेंट्रल गवर्नमेंट को तमिल में कहते हैं मैथिया अरासू। तो मैथिया अरासू ये पुराना वर्ड था सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी तमिल में ओंद्रिया अरासू इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा क्यों? मतलब सेंटर वर्ड से नफरत क्यों है? देखो, संविधान में या फिर जब संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट चल रही थी, कहीं पर भी सेंटर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। इवन संविधान बनने के बाद संविधान के जितने भी आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स या फिर 8 शेड्यूल्स, कहीं पर भी सेंटर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड नहीं देखने को मिलता है। जबकि फर्स्ट आर्टिकल में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, तो गवर्नमेंट को, जो केंद्र में गवर्नमेंट है, उसको यूनियन गवर्नमेंट कहना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लॉजिक है। लेकिन दूसरी तरफ के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जनरल क्लासेस एक्ट 1897 में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड की रेफरेंस दी गई है। यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन बन जाता है। प्री में यूपीएससी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है। क्या संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड को डिफाइन किया गया है? क्या संविधान में इमरजेंसी वर्ड को डिफाइन किया गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप किसी न किसी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन जरूर देखोगे। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड को डिफाइन किया गया है संविधान में? इसका आंसर है नो। क्या जनरल क्लासेस एक्ट 1897 में सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है? इसका आंसर है यस। चलो, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कहाँ पे डिफाइन किया गया है, कहाँ पे नहीं किया गया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जब संविधान में डिफाइन ही नहीं किया गया है, तो हम बार बार क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिलता है, लक्ष्मीकांत की बुक में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ये कॉलोनियल लिगेसी है। ब्रिटिश ईरा में जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे, तो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया था पूरे ब्रिटिश इंडिया में रूल करने के लिए, पूरे ब्रिटिश इंडिया को सुपरवाइज करने के लिए। तो उस समय उस एक्ट में गवर्नर जनरल के रूल को सेंट्रल गवर्नमेंट बोला गया था। क्यों? क्योंकि उस समय देखो प्रोविंसेस भी थे, जैसे मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस। तो इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट से
गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट को अलग रखने के लिए गवर्नर जनरल के रूल को सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड का नाम दिया गया था। उसके बाद इवन 1919 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट में फेडरलिज्म की एक छोटी सी झलक देखने को मिली, रिफ्लेक्शन देखने को मिला। सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था। जैसे आज के समय में संविधान में 7वें शेड्यूल में सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है ना, स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट। तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के बीच में। इसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर से आया और इस एक्ट में प्रपोज किया गया था कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर दिया जाए, और ये जो मर्जर होगा ना ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के बीच, पूरा जो देश बनेगा इसको नाम दिया जाए फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो फेडरेशन वर्ड का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1935 के एक्ट में। हालांकि देखो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1939 में, 39 में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका था। इसके बाद 1946 में, हालांकि देखो इससे पहले बहुत कुछ हुआ था, वेवल प्लान आया था, क्रिप्स मिशन आया था, लेकिन हिस्ट्री हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी। फिलहाल डिस्कशन सेंटर वर्ड पे फोकस है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जिसमें कोशिश की गई थी कि इंडिया के बंटवारे को रोका जा सके। ये प्रपोज किया गया था इस प्लान में यूनियन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया जाए। तो यूनियन वर्ड का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान में। तो इस प्लान की रिकमेंडेशन में बोला गया था यूनियन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया जाए, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों हो। लेकिन कैबिनेट मिशन के द्वारा ये क्लैरिफाई नहीं किया गया कि हमने यूनियन वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया है। इसके बाद देखो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में संविधान बनाने के लिए, और इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने भी कैबिनेट मिशन प्लान की जो टर्मिनोलॉजी थी उसी को रिटेन किया। और इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बोला, जिसने हमारे देश का संविधान बनाया, कि यूनियन ऑफ स्टेट्स इस्टेब्लिश किया जाएगा। बिल्कुल स्पेसिफिक बात करें, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताए थे उस असेंबली की मीटिंग में, और ये कहा था कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ टेरिटरीज विलिंग टू ज्वाइन द इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। यानी इंडिया एक यूनियन ऑफ टेरिटरी होगा जो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री की लीग में शामिल होगा। इसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में काफ़ी डिबेट भी हुई थी कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाए या फिर ना बोला जाए। डिबेट क्यों हुई थी? आप देखो उस समय के हालात को समझिए। उस समय क्या हुआ था, 1947 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तो गठित हो गई थी, लेकिन 47 में काफ़ी बंटवारा हुआ था। बहुत सारे स्टेट्स इंडिया से अलग होना चाहते थे, प्रिंसली स्टेट्स जैसे ट्रेवनकोर, भोपाल। तो हमारे लीडर्स को डर लगता था कहीं ये स्टेट ना इंडिया से अलग ना हो जाए, कहीं इंडिया टूट ना जाए। तो इंडिया को जोड़ के रखना चाहते थे हमारे लीडर्स, एकजुट करके रखना चाहते थे किसी भी कीमत पे। इसीलिए संविधान में यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। और जब आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ द स्टेट्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो इस पर विवाद उठ गया था। BR अम्बेडकर ने यह कहा था, देखो हम यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए बोल रहे हैं कि स्टेट्स जो हैं वो ऐसा नहीं कि हाँ स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि मिलके हम इंडिया देश का निर्माण करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी भी स्टेट को इंडिया से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। एक वर्ड काफ़ी बार आप पढ़ते होंगे, इंडिया इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। क्या मतलब है इस चीज़ का? इंडिया जो यूनियन है वो देखो इनडिस्ट्रक्टिबल है, देश का कोई भी हिस्सा इंडिया से अलग नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। स्टेट इंडिया में तोड़े फोड़े जा सकते हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़ दिया, 2 राज्य बन गए। उससे पहले भी कितने सारे एग्जाम्पल हैं। 1966 में हरियाणा पंजाब अलग हुए। तो स्टेट्स को तो तोड़ा फोड़ा जा सकता है इंडिया में, लेकिन इंडिया एज ए कंट्री को नहीं तोड़ा जा सकता। कोई भी स्टेट, कोई भी यूनियन टेरिटरी इंडिया से अलग नहीं हो सकता। जबकि यूएसए की बात करें, यूएसए है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो है, ना सिर्फ कोई भी स्टेट यूएसए से अलग नहीं हो सकता, बल्कि यूएसए में जो 50 स्टेट हैं उनकी सीमा को भी नहीं चेंज किया जा सकता। इवन वहां पे स्टेट भी
इनडिस्ट्रक्टेबल हैं। इंडिया में स्टेट डिस्ट्रक्टेबल हैं, तोड़ा जा सकता है, लेकिन यूएसए में स्टेट्स भी इनडिस्ट्रक्टेबल हैं। तो ये अंबेडकर ने कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड का इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि स्टेट किसी एग्रीमेंट के साथ इंडिया में शामिल नहीं हुए हैं, और ऐसा नहीं कि जब मर्जी चाहे वो इंडिया से अलग हो जाएं। तो इसको क्रिटिसाइज किया गया था मौलाना हसरत मोहिनी के द्वारा। उन्होंने कहा था कि ये कैसे इंडिया का आप निर्माण कर रहे हो, ये तो आप जो मॉडल केसर विलियम, एडोल्फ हिटलर प्रिंस बिस्मार्क, इनके द्वारा जिस यूनियन का मॉडल अपनाया गया था वही मॉडल आप फिर से अपना रहे हो। ऐसे तो सभी जो स्टेट्स हैं वो एक नोटिफिकेशन के बाद यूनियन के तले आ जाएंगे और स्टेट को यूनियन के नीचे काम करना पड़ेगा। अंबेडकर ने क्लैरिफाई किया था नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों जो हैं वो पावर देखो संविधान से ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हायरार्की में यूनियन गवर्नमेंट ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट नीचे है, नहीं। दोनों संविधान से पावर ले रहे हैं, दोनों का अलग अलग डोमेन है। संविधान ने पावर्स डिवाइड की हैं दोनों के बीच में, और ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव डोमेन में डिवाइड की है बल्कि जुडिशरी के डोमेन में और लेजिस्लेटिव के डोमेन में भी डिवाइड की है। स्टेट लेजिस्लेचर जिन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है उन पे यूनियन गवर्नमेंट नहीं बना सकती। हाँ, वो बात अलग है, कॉन्करेंट लिस्ट है, वो बात भी अलग है। अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून में अगर डिफरेंस आता है तो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो ओवरकम होगा। लेकिन इन सब चीज़ों का मतलब ये नहीं कि स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट जुडिशरी, वो यूनियन गवर्नमेंट या फिर यूनियन या पार्लियामेंट या फिर यूनियन जुडिशरी के नीचे काम करती है। नीचे नहीं है, इवन हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम नहीं करती है, वो बात अलग है। हाई कोर्ट की अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जो हैं अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दोनों संविधान से पावर लेते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के वायलेशन में हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत सीधा हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। बल्कि इस मामले में हाई कोर्ट की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। तो इन सब पॉइंट्स की सहायता से अंबेडकर ने क्लैरिफाई किया था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया गया है। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो संविधान निर्माता इस बात को लेकर काफ़ी संजीदा थे कि सेंटर वर्ड का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इससे ये लगता है पावर जो है वो सेंट्रलाइज होती हैं एक गवर्नमेंट में। तो इसलिए उन्होंने कहीं भी सेंटर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तो अभी यूनियन गवर्नमेंट का ही वर्ड का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इससे यूनिफाइंग इफेक्ट आता है और संविधान की मूल भावना जो है वो निकल के आती है। तमिलनाडु सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। लास्ट में कोट है जिसका इस्तेमाल आप ऐसे में कर सकते हो। नानी पालकीवाला का ये कोट है। उन्होंने कहा था, देखो संविधान का जो नेचर है वो फेडरल है, और फेडरलिज्म जो है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, यानी संविधान का बेसिक फीचर है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन देखो फिर भी ये उन लोगों पे डिपेंड करता है जो सत्ता में हैं, मतलब वो एक्टर्स जो सत्ता में हैं, ये उन पे डिपेंड करता है वो संविधान के फेडरल फीचर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। तो नानी पालकीवाला का कोट ये है कि देखो इस चीज़ का जो सबसे अंतिम सॉल्यूशन है वो किसी किताब से नहीं निकलेगा, ये उन लोगों से निकलेगा, उन लोगों की कॉन्साइंस से निकलेगा, उन लोगों के विवेक से निकलेगा जो सत्ता में है कि वो संविधान का फेडरल नेचर जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं या फिर नहीं रखना चाहते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जेंडर टेक्नोलॉजी गैप से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो कोविड-19 की सेकेंड वेव ने पूरे साउथ एशिया को, खास करके इंडिया को बुरी तरह से प्रभावित किया, और इस सेकेंड वेव के दौरान इनइक्वालिटीज़ भी समाज में खुल के सामने आई, खास करके टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में इनइक्वालिटीज़। देखो सेकेंड वेव से लड़ने में जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, बेड फाइंड आउट करना है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तो नेट पे देखो कैसे महामारी से निपटा जा सकता है, मतलब कैसे कोविड-19 से निपटा जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने की आवश्यकता है, कौन सी मेडिसिन लेने की आवश्यकता है, टेली कंसल्टेशन सब इंटरनेट पर। इवन अब अगर वैक्सीन लगवानी है तो भी आपको इंटरनेट पर जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। और यहीं से राइटर का मेन पॉइंट निकल के आता है,
राइटर कहते हैं साउथ एशिया में और स्पेसिफिकली इंडिया में एज कंपेरिजन टू मैन कम वुमेन इंटरनेट को एक्सेस कर पाती हैं। इसी वजह से महिलाओं का वैक्सीनेशन मैन के अपेक्षाकृत कम हो रहा है। अब थोड़ा सा डेटा दिया जाता है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन का डेटा है, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में 390 मिलियन महिलाओं को इंटरनेट एक्सेस नहीं है, और 390 मिलियन महिलाओं में से देखो आधे से ज़्यादा महिलाएं तो साउथ एशिया की हैं। साउथ एशिया में सिर्फ 65% महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमारे देश में 21% महिलाएं ऐसी हैं जो मोबाइल इंटरनेट को इस्तेमाल करती हैं, जबकि महिलाओं के अपेक्षाकृत 42% मैन ऐसे हैं जो मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में 79% मैन के पास मोबाइल फ़ोन है, जबकि 63% महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन है। तो इस सब डेटा का नतीजा ये निकला कि अभी हमारे देश में 17% मैन ज़्यादा वैक्सीनेटेड हैं एज़ कंपेरिजन टू वुमेन। इसके बाद देखो क्वेश्चन ये उठता है कि इसके पॉसिबल रीजंस क्या हैं, मतलब कम महिलाएं टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पा रही हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखो अक्सर आपने देखा होगा जब किसी फैमिली के पास एक ही डिजिटल डिवाइस होता है, मान लीजिए एक ही स्मार्टफोन है पूरे परिवार में, तो उसे या तो फादर के द्वारा हैंडल किया जाता है या फिर सन के द्वारा। महिलाओं के द्वारा कम एक्सेस किया जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है पैट्रियार्की, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है माइंडसेट। पैट्रियार्कल बिलीफ देखो ये कहता है महिलाओं को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। जो ऑनलाइन कंटेंट है वो महिलाओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इससे उनको खतरा हो सकता है, और जब कोई महिला या फिर लड़की फ़ोन की डिमांड करती है तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद राइटर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। राइटर कहते हैं अभी देखो वर्ल्ड में ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है वो मैन के द्वारा डेवलप की गई है और मैन के लिए डेवलप की गई है। पॉइंट समझिएगा, मैन के द्वारा डेवलप की गई है और मैन के लिए डेवलप की गई है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। आप प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में 2 मिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशन आपको वहाँ मिलेंगी। ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं वो मैन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, मैन की रिक्वायरमेंट के लिए बनाई गई हैं। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत कम एप्लीकेशंस बनाई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट ये है, इस प्रकार से अगर देखो कम महिलाएं टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाती हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट देखो काफ़ी गहरा होता है, जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया। नॉर्मल सा एग्जांपल है, कोविड-19 से कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसकी मैन को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी एज़ कंपेरिजन टू वुमन। अगर इंटरनेट को एक्सेस महिलाएं कम करती हैं तो उनको कम इन्फॉर्मेशन होगी। वैक्सीनेशन की उन्हें कम इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं वैक्सीनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। हर एक फील्ड में आप एग्जांपल ले लीजिए, एजुकेशन का एग्जांपल ले लीजिए, एजुकेशन को इक्वली एक्सेस नहीं कर पाएंगी गर्ल्स, महिलाएं, अगर टेक्नोलॉजी को इक्वल एक्सेस नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल ले लीजिए, मतलब हर एक फील्ड में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कमज़ोर पड़ेगी आज के समय में अगर वो टेक्नोलॉजी को इक्वली एक्सेस नहीं कर पाती हैं। इसके बाद आर्टिकल में कुछ स्टेप्स डिस्कस किए जाते हैं जो लिए गए हैं इस जेंडर टेक्नोलॉजी गैप को एड्रेस करने के लिए। पहला स्टेप, यूएन वुमेन में कंपनीज़ को एनकरेज किया जाता है कि आप ऐसे प्रिंसिपल्स को अपनाइए जिससे सभी सेक्स के लोगों के लिए जो फ्यूचर है वो ज़्यादा इक्विटेबल है। और देखो एज ए पार्ट ऑफ जनरेशन इक्वलिटी फोरम, मकसद ये है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर में जो महिलाएं या फिर गर्ल्स काम कर रही हैं उनकी संख्या डबल हो। देखो आप यहाँ पे एक एस्पेक्ट मिस मत कीजिएगा, हम यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि कम महिलाएं टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पा रही हैं, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो एक मेन पॉइंट है, कम महिलाएं इनोवेशन ला रही हैं, कम महिलाएं टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हैं, ये भी एक बहुत चिंता की बात है। और इसी को एड्रेस करने के लिए काफ़ी सारे डिजिटल एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स और पार्टनरशिप जैसे इक्वल्स एंड इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे सेलिब्रेशन,
इन प्रोग्राम को लीड किया जा रहा है यूएन वुमेन एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन देख के कंफ्यूज मत होइएगा। मेन देखो ये प्रोग्राम है, ये इक्वल प्रोग्राम है, ये डिजिटल एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, महिलाओं को डिजिटली एम्पावर करने का प्रोग्राम है। और याद रखिएगा इसे लीड किया जा रहा है यूएन वुमेन और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। चलो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। मेन एसेंस क्या है, प्रोग्राम में क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि ज़्यादा गर्ल्स और महिलाएं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इनमें अपना करियर चूज़ करें। अगर देखो इन फील्ड्स में ज़्यादा महिलाएं आएंगी तो ज़्यादा महिलाएं टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगी ना, तो फिर अभी जो गैप है जिसकी हमने बात की कि ना सिर्फ कम महिलाएं टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पा रही हैं बल्कि कम महिलाएं टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही हैं, वो चीज़ें एड्रेस होंगी। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट की बारी आती है कि और क्या किया जाना चाहिए। बहुत कुछ किया जाना चाहिए। पहला पॉइंट, कंपनीज को देखो जेंडर इक्वल टेक्नोलॉजी का निर्माण करना चाहिए, ना सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक पर्सपेक्टिव से। ऐसा नहीं कि हाँ दया आ रही है, महिलाओं को भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करो जो महिलाओं के लिए भी हो। नहीं नहीं, कुछ दया भाव से नहीं। अगर देखो आप वर्ल्ड की 50% जनता के लिए एप्लीकेशंस नहीं बनाते हो तो आप खुद का ही तो नुकसान कर रहे हो ना। तो इसलिए आप महिलाओं के लिए भी एप्लीकेशंस डेवलप कीजिए। आपकी जो टेक्नोलॉजी है उनके लिए भी होनी चाहिए और ये प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। एक अनुमान के अनुसार अगर देखो अभी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो मोबाइल इंटरनेट को एक्सेस करने में जेंडर गैप है, मतलब ज़्यादा मेन मोबाइल इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाते हैं एज़ कंपेरिजन टू वुमेन, इस गैप को अगर एड्रेस कर दिया जाता है ना तो अगले 5 सालों में लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ की जो जीडीपी है वो $700 बिलियन से इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करो जो मदर्स पे फोकस करें, जो महिलाओं को टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन में एक्सेस दिलवाएं। टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन देखो, जैसे घर बैठे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आप देखो ऐसा डिजिटल नेटवर्क डेवलप करो ताकि महिलाएं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते करते भी घर से काम कर सकें। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, मोबाइल फ़ोन्स में या फिर दूसरे इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस में ऐसे फीचर्स होने चाहिए जिससे महिलाओं की सेफ्टी सुनिश्चित हो। जैसे कोई बटन होना चाहिए जिसको दबाते ही इमरजेंसी कॉल चली जाए पुलिस स्टेशन में और ट्रैक हो जाए कि वो मोबाइल फ़ोन जो है वो कहाँ पर है। इससे महिलाओं की जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा सुनिश्चित होगी, समाज और ज़्यादा सेफ होगा महिलाओं के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। देखो 1950s में फॉर एग्जांपल जब वॉशिंग मशीन आई थी ना तो बहुत कुछ बोला गया था कि ये वॉशिंग मशीन जो है वो महिलाओं को विमुक्त करवा देगा, उनकी मुक्ति होगी वॉशिंग मशीन से, क्योंकि कपड़े, अब समाज तो आज भी पैट्रियार्कल है, उस समय तो ज़्यादा ही पैट्रियार्कल था, तो कपड़े महिलाओं को धोने पड़ते थे। तो वॉशिंग मशीन की इन्वेंशन से बहुत कुछ बोला गया कि अब महिलाओं को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, उनको कपड़े अपने हाथों से नहीं धोने पड़ेंगे, वॉशिंग मशीन आ चुकी है। तो जितनी भी वॉशिंग मशीन की ऐड है, सर्फ की ऐड है, उनमें आप महिलाओं को देखते हो। ये देखो एक बहुत बड़ा मतलब रिफ्लेक्शन है पैट्रियार्की का, अगर आप समझें तो। खैर राइटर का पॉइंट ये है, जैसे देखो वॉशिंग मशीन की ऐड में और इन सब एड्स में महिलाएं दिखती हैं, उस प्रकार से डिजिटल टेक्नोलॉजी भी महिला सेंटर्ड बनाई जा सकती है। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की ऐड में भी महिलाओं को केंद्र बना के वो ऐड चलाई जाएं। तो इससे क्या होगा, इससे 6th पॉइंट निकलेगा कि ज़्यादा अवेयरनेस आएगी, ज़्यादा महिलाएं टेक्नोलॉजी को एक्सेस करेंगी और माइंडसेट भी चेंज होगा। जो आज के समय में माइंडसेट है कई इलाकों में कि महिलाओं को मोबाइल फ़ोन से प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, ये सोच बदलेगी। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो एक्शन लेने का समय अभी है। अगर अभी सरकार एक्शन लेती है, अगर अभी प्राइवेट कंपनीज एक्शन लेती हैं, क्योंकि सिर्फ सरकार के एक्शन से कुछ नहीं होता, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे प्राइवेट कंपनीज, सिविल सोसाइटी, इनको भी एक्शन लेना होगा। और एक्शन लेने का समय देखो अभी है। बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स कि 3rd वेव भी आ सकती है, तो उससे पहले महिलाओं को डिजिटली एम्पावर करना ज़रूरी है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कश्मीर आउटरीच से संबंधित है। आज देखो 24 जून को
जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को इनवाइट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो उनकी जो मीटिंग होगी इसे कश्मीर आउटरीच का नाम दिया गया है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। और आर्टिकल के बीच में अफ़गानिस्तान का भी जिक्र है कि अफ़गानिस्तान से यूएसए अपनी फोर्सेस वापस लेके जा रहा है। तो इसके क्या हम मायने निकालें, इसको कैसे लिंक करें कश्मीर आउटरीच से। इतना कॉम्प्लेक्स आर्टिकल है नहीं, सिंपल सा आर्टिकल है। देखो, जब 2019 अगस्त में स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया था तो उस समय एक इम्पोर्टेंट बात ये तो बोली ही गई थी सरकार के द्वारा कि स्पेशल स्टेटस रिवोक होने से टेररिज्म ख़त्म होगा। लेकिन मेन जो 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दिए गए थे वो ये थे, डेवलपमेंट आएगी स्पेशल स्टेटस हटने से, जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आएगी। दूसरा, पाक अधिकृत कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर का वो हिस्सा जो अभी पाकिस्तान के पास है और जो चाइना के पास है, उनको वापस हम ले सकेंगे, उन पर क्लेम कर सकेंगे। तीसरा, अभी जो जम्मू एंड कश्मीर में वंशवाद की राजनीति है, अब्दुल्ला और मुफ्ती इनके परिवारों का रूल रहा है, ये वंशवाद भी ख़त्म होगा और नई लीडरशिप निकल के आएगी, नया कश्मीर बनेगा स्पेशल स्टेटस रिवोक करने से। क्या ऐसा हुआ? देखो, टेररिज्म में तो कमी आई है साफ तौर पर, लेकिन राइटर कहती हैं इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। इतने दिनों तक तो इंटरनेट बंद रहा, जम्मू एंड कश्मीर में जो ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है वो भी पीस टाइम हाई पर है अभी भी। मतलब जनजीवन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तब जाके टेररिज्म संबंधित घटनाओं में कमी आई और बाकी के ये 2 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सर हुए या फिर नहीं हुए। डेवलपमेंट अभी इतनी ज़्यादा नहीं आई है, सरकार धीरे धीरे प्रोजेक्ट तो अनाउंस कर रही है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ ने अभी ग्राउंड लेवल पे कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है। वादे तो प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा काफ़ी किए गए हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टमेंट आएगी तब माना जाएगा कि हाँ, कश्मीर में अब डेवलपमेंट धीरे धीरे आ रही है। तीसरा, क्या वंशवाद की राजनीति ख़त्म हुई? देखो, लोकल इलेक्शंस सरकार ने कंडक्ट करवाए जम्मू एंड कश्मीर में और जो लोकल लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव जीत के आए उनको ऐसे दर्शाया गया सरकार के द्वारा कि ये अब जम्मू एंड कश्मीर की नई लीडरशिप है। जब भी देखो यूरोप, यूएसए या फिर दूसरे डेवलप कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स कश्मीर में जाते तो सरकार दिखाती कि देखो ये कश्मीर की नई लीडरशिप है। बीच में एक नाम है नॉर्डिक कंट्रीज़, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ ये सारे कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। मतलब डिस्कशन में ये एक जिक्र आता है कि नॉर्डिक कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव जब भी यहाँ आते तो सरकार दिखाती कि ये नई लीडरशिप है, कश्मीर में सिचुएशन अभी स्टेबल है, इसलिए मैंने ये मैप लगा दिया था यहाँ पे। खैर, फिर से आते हैं पॉइंट पे। तीनों ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात की, तीनों ऑब्जेक्टिव्स अभी तक सरकार पूरी तरह से अचीव नहीं कर सकी है। तीसरे अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, अगर देखो नई लीडरशिप कश्मीर में इमर्ज होके आती तो आज जो गुप्तकर अलायंस है उनके लीडर्स को सरकार इनवाइट नहीं करती, अब्दुल्ला, मुफ्ती, इन सबको सरकार इनवाइट नहीं करती बातचीत के लिए। और राइटर ये भी कहती हैं, देखो वैसे 2 साल का जो वक्त है वो काफ़ी कम वक्त है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो अभी से सरकार को क्रिटिसाइज़ करना ठीक नहीं है। सरकार हमेशा से कहती आई है कि ये जो कश्मीर का इशू है ये पूरी तरह से इंटरनल इशू है। लेकिन देखो, दिक्कत ये है, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था ना, तो उस समय काफ़ी सारे डेवलप्ड और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंडिया का साथ दिया था। लेकिन जिसे इंडिया इंटरनल इशू कहती है, कश्मीर का इशू, उसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म इंडिया का हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक स्पेशल स्टेटस रिवोक होने के बाद 3 बार ये इशू डिस्कस हो चुका है, जबकि 1971 के बाद से लेके अभी तक तो देखो स्पेशल स्टेटस रिवोक करने तक तो कश्मीर इशू एक बार भी डिस्कस नहीं हुआ था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इवन यूएस कांग्रेस, यूके की पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट और नॉर्डिक कंट्रीज़ में भी, इन नॉर्डिक कंट्रीज़ में भी कश्मीर इशू डिस्कस हुआ है। और देखो, अभी भी सरकार ने जो जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स को इनवाइट किया है बातचीत के लिए, इसको भी पाकिस्तान रिलेशंस के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। कल भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, जो कल के आर्टिकल में बातें निकल के आई थी, परसों के आर्टिकल में वही एसेंस
सुशासिनी हैदर भी अपने इस आर्टिकल में देती हैं। वो कहती हैं कि यूएई, इन देशों ने मीडिएशन करवाया है, यूएई समेत दूसरे अरब कंट्रीज़ ने इंडिया पाकिस्तान के बीच मीडिएशन करवाया है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच रिलेशन में जो गर्मा गर्मी थी वो थोड़ी शांत हुई है। सीज़ फायर एग्रीमेंट रिवाइव हुआ है 2003 का। पहले पाकिस्तान पूरी तरह से ये बोला करता था कि स्पेशल स्टेटस जब तक इंडिया रिस्टोर नहीं करेगा या फिर यूएन के आदेश अनुसार यहाँ पे रेफरेंडम नहीं होगा, हम इंडिया के साथ बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान के रुख में नरमी आई है। पाकिस्तान कहता है कि 2019 में जो स्टेप्स लिए गए इंडिया के द्वारा, अगर उनमें से कुछ स्टेप भी इंडिया वापस लेता है और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक रोड मैप ऑफर करता है, तो हम इंडिया के साथ बातचीत कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान भी कैसे न कैसे करके अब इंडिया के साथ बातचीत करना चाहता है। ऐसा क्यों? मतलब पाकिस्तान को क्या जल्दी है? क्योंकि देखो, पाकिस्तान के ऊपर तलवार लटक रही है। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाला ही हुआ है, ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। दूसरा, यूएसए का भी प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि यूएसए अब अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है। तो इन सब कारणों के कारण पाकिस्तान भी अब इंडिया के साथ फिलहाल के समय में शांति चाहता है। और इंडिया फिलहाल पाकिस्तान के साथ क्यों शांति चाहता है आपको भी पता है। लद्दाख में चाइना के साथ अभी टेंशन्स हैं, तो इंडिया दो फ्रंट पे टेंशन्स नहीं बरकरार रखना चाहता। इसी वजह से पाकिस्तान के साथ जो फ्रंट है, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, वहाँ पे इंडिया अभी फ़िलहाल टेंशन्स नहीं चाहता है। इसीलिए पाकिस्तान के साथ बैक चैनल से बातचीत स्टार्ट हुई है और पाकिस्तान से ही लिंक किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स को अभी बातचीत के लिए इन्वाइट करना। और बीच में एक पॉइंट ये निकल के आता है आर्टिकल में कि कुवैत के एक डिप्लोमेट ने हाल ही में कहा कि इंडिया के ऑफिशियल्स ने तालिबान के साथ बातचीत की है। अभी देखो, इंडिया भी संभल के खेल रहा है। आपको बताऊं, मैं अफगानिस्तान की वेबसाइट है टोलो न्यूज़। टोलो न्यूज़ को अगर आप खोल के देखोगे तो वहाँ पे तालिबान ने काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर लिया है पिछले एक हफ्ते में। मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है तालिबान। और कई सारे अफ़गानिस्तान के शहर ऐसे हैं जहाँ पर लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, वो नहीं रहना चाहते तालिबान के रूल में। तो इवन सिविल सोसाइटी के लोगों ने हथियार उठा दिए हैं तालिबान का मुकाबला करने के लिए। नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान को सेफ कहा जाता था, लेकिन नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में भी तालिबान ने कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर लिया है। तो ये काफ़ी चिंता की बात है। इसलिए इंडिया ने दो जगह पे, एक हेरात में, एक जलालाबाद में, अपनी जो ऑफिस है वहाँ पे वो बंद कर दिया है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इंडिया को खतरा महसूस हो रहा है। पहले कारण दिया गया था कोविड-19 की महामारी, लेकिन अब ये साफ हो गया है सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क के कारण इंडिया ने अपने ऑफिस वहाँ पे फ़िलहाल बंद किए हैं। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट, दूसरे नंबर पे गैप इन जेंडर टेक्नोलॉजी और तीसरे नंबर पे कश्मीर आउटरीच। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।